सर आवाज आ रही है? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी पुराण सर विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य को वर्णन किया गया है। जैसे कि मौर्य साम्राज्य, तो वहाँ पे पुराणों में क्या है कि भारत का राजनीतिक इतिहास पॉलिटिकल हिस्ट्री वो दी जाती है। तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उसके बाद अन्य धार्मिक स्रोत देखें तो जो बौद्ध स्रोत है, बौद्ध स्रोत से भी हमें जानकारी मिलती है। कोई बताएगा कौन कौन से बौद्ध स्रोतों से हमें मौर्य एम्पायर की जानकारी मिलती है? सर है, महावंश है, टीका है और व्यावधान है और सर किन्हों है और जैसे कि अशोक का किस तरह से रूपांतरण हुआ, ये अशोक का दिव्य पुस्तक है। पुराणों से हमें जानकारी मिली, बौद्ध स्रोतों से जानकारी मिली, बुद्ध स्रोतों से जानकारी मिली। जैन स्रोतों से कैसे जानकारी मिली कि चंद्रगुप्त मौर्य है, उनका जैन धर्म में उन्होंने वाणों को प्राप्त किया था। तो फिर जैन साहित्यों से भी हम जानकारी। उसके बाद हम देखते हैं धार्मिक साहित्य के बाद कि जो धार्मिकता साहित्य है, धर्म से कितना साहित्य वो भी हमें मौर्य साहित्य की जानकारी देते हैं। जैसे कि बाणभट्ट की पुस्तक से हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। मामूलनाथ एक दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विद्वान है, की पुस्तक से हमें मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। एक विशाखादत्त से भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो दिल्ली संधियां हुई हैं धार्मिक और धर्मेतर साहित्य के बारे में देखते हैं। विदेशी साहित्य, मौर्य एम्पायर के अध्ययन में विदेशी साहित्यों के हम देखते हैं कि जैसे जो ट्रैवलर्स थे वो सिकंदर के साथ आए थे, तो उन्होंने भारत का इतिहास लिखा। जैसे हम देखते हैं जस्टिन ऑफ प्लूटार्क जैसे जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा इतिहास के बारे में लिखा। भारत के एक सबसे बेहतर जो पुस्तक है वो है मैगजीन हिस्ट्री इंडिया का हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना है, जो उसका स्टेट क्राफ्ट है, सबसे बेहतर जानकारी हमें किस पुस्तक में बताएगा? सबसे बढ़िया जानकारी का सोर्स क्या है मौर्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें बोध होता है। पहली क्लास में भी हमने बताया था कि भारत में किस तरह की धर्म के साहित्य लिखे, अर्थ के साहित्य लिखे, काम के साहित्य लिखे, मुक्त के साहित्य लिखे, धर्म काम तीनों के साहित्य जैसे लिखे। तो अर्थशास्त्र की धारा इस समय की प्रशासनिक राजनीतिक की जानकारी देती है। इसमें जैसे कि चाणक्य राजा के बारे में बता रहे हैं, चाणक्य सप्ताह सिद्धांत देते हैं, विदेश चाणक्य मंडल ज्योति देते हैं। तो चाणक्य शास्त्र में जानकारी। उसके बाद है पुरातात्विक और एम्पायर की जानकारी के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी। जैसे हम देखते हैं कि अशोक के स्तंभ जो है वो हमें बहुत ही अच्छी पुरातात्विक जानकारी देते हैं। जैसे आज हमारे बात करें तो इसी तरह अशोक ने अपने मन की बात अपने अभिलेखों के माध्यम अशोक ने आम जनमानस से विश्व का एक पहला और सबसे महान राजा है, आम जनता से। तो जो अशोक के स्तंभ है वो क्या है? राजा क्या है? राजा स्तंभ के बाद कुछ मूर्तियां मिली है जो से हमें जानकारी मिलती है। मौर्य काल के कुछ मृदुभांड या जो पॉटरी है, पॉटरी से जानकारी मिली। कोई मुझे बताएगा कि मौर्य काल में कौन सी पॉटरी का या मृदुभांड से होता था? कौन से?
एक बदला वहां का जो महल था उससे भी ज्यादा आपको अच्छे को बताया। तो हम देखते हैं कि उनका कला और स्थापत्य और इसी से हमें अपने मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य के स्रोत से कभी प्रश्न आएगा तो आप लिख लें कि मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। अब कहीं और भी कोई जानकारी आती है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मौर्य पहले बहुत ये प्रश्न आता था कि मौर्य कौन, तो लेकिन अब उतना महत्व का नहीं है, लेकिन हम इसे आपको एक्चुअली सभी धर्म में इतिहासकारों में कुछ ना कुछ पूर्वाग्रह होते हैं और वो सिद्ध करने की कोशिश करती है कि जो भी बेस्ट हो उससे वो अपने आप से। तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि जो जैसे कि ब्राह्मण लिखते हैं तो ब्राह्मण वर्ग को शूद्र बनाते हैं। तो आप ब्राह्मणिकल टेक्स्ट देखेंगे क्यों, क्योंकि उसमें एक दिग्दर्शी की कहानी चली आती है कि जो नंद वंश था, नंद वंश से जनता बहुत ज्यादा परेशान और उससे छुटकारा दिलाने के लिए विष्णुगुप्त ने प्रतिज्ञा की कि मैं नंद वंश को समाप्त करूं और एक शूद्र राजा को गद्दी पर। शूद्र राजा को क्यों, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में ऐसी मान्यता थी और भारतीय संस्कृति में इस बात को माना गया कि जो क्षत्रिय होंगे और वो क्षत्रिय राज सिंहासन पर गए, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा हम कैसे बताएंगे। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ये कहते हैं जो बौद्ध टेक्स्ट है, बौद्ध टेक्स्ट ये कहते हैं कि जो मौर्य थे वो मौर्य कौन थे, क्योंकि जो उनके प्रमुख देवता हैं वो क्षत्रियों से निकल के आते हैं, तो उनकी ये मान्यता है। तो हम इससे आप क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, लेकिन मैंने एक आपको अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आता है प्रश्न कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे, क्या प्रभाव थे। देखिए तो हमने पिछली क्लास में समझा दिया था। अब जब हमने ये पढ़ लिया तो हम पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धि है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी क्या उपलब्धि, तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में जब हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को कोई बताएगा, आप ही लोगों में से कोई बताइए चंद्रगुप्त मौर्य की क्या क्या उपलब्धियां बताइए। कोई बताएगा चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धियां थी, भारतीय इतिहास में क्या योगदान है चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस की बेटी से शादी की थी, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और भी कुछ उपलब्धियां होंगी। उत्तर पश्चिम सीमा की विजय की थी और मगध की भी विजय की थी, सेंट्रलाइज्ड पावर बनाई थी। बहुत अच्छा। और तो घनानंद को पराजित करके मगध साम्राज्य स्थापित किया था। और सर पश्चिमी भारत में विजय की और सर पश्चिमी भारत में भी उसने अपने साम्राज्य को फैलाया और सेल्यूकस के विरोध में उसने विजय मतलब सेल्यूकस यूनान पर अपनी विजय को उसने इंडिकेट किया। और जो नेपाल वगैरह के क्षेत्र, नेपाल, बंगाल, मालवा, कलिंग, सब उसके ये में आ गए सर। मतलब उसका साम्राज्य विस्तार हो गया और एक सेंट्रलाइज पावर क्रिएट हो गई। और कोई बोलेगा। सर बौद्ध धर्म को विस्तृत किया था। बौद्ध धर्म को कैसे किया चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन सर जैन धर्म के दीक्षा लिए थे। हाँ तो वही मैं मतलब पूछ रहा हूँ सचिन जी कैसे किया बौद्ध धर्म को। हमें लगता है कि आपसे स्लिप ऑफ टंग हो गई है, जैन धर्म का विस्तार। यस सर। तो जब भी आप किसी की उपलब्धियों को बताते हैं तो उपलब्धियों को ऐसे बताएं कि उसकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी, सामाजिक क्या थी, उसकी सांस्कृतिक क्या थी, उसकी आर्थिक क्या थी, उसकी धार्मिक उपलब्धियां क्या थी,
कहता है कि यूनानियों को खदेड़ता है और यूनानियों को खदेड़ के सत्ता स्थापित करता है। सेल्यूकस पुत्री कार्नेलिया से विवाह करता है और विवाह के साथ भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि करता है और अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत इतना बड़ा क्षेत्र प्राप्त कर लेता है। काबुल, बलूचिस्तान, आप समझ रहे हैं, काबुल अफगानिस्तान हो गया, कंधार का क्षेत्र देखिए जो भी अफगानिस्तान के बलूचिस्तान देखिए, जो अरब सागर से सटा हुआ है, बड़ी क्षेत्र कर दिया मौर्य साम्राज्य ने तो भी नहीं किया था। और राजनीतिक उपलब्धियां क्या है, जो उसका गुरु कौन था, चंद्रगुप्त, उसका गुरु था चाणक्य, और चाणक्य को आप देखोगे कि उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम की आपके पास पुस्तक लिखी, इसकी पुस्तक जो आज भी हमें गुड गवर्नेंस का अच्छा पाठ पढ़ाती है, किताब लिखता है पूरा के बारे में बताएगा। विश्व में आप कल्पना कीजिए कि तुम डाटा बंद कर दो ये ओए जो इतिहासकार साम्राज्यवादी इतिहासकार हमसे कहते थे कि तुम तो केवल मुफ्त में डूबे रहते हो, तेरे कमरे में काली बिल्ली को देखती नहीं, तुमने बड़े बड़े एम्पायर स्थापित किए, बाप देते हैं हमारे पास जो लगभग 1500 ईस्वी में किताब लिख रहा था, उससे 1700-1800 साल पहले चाणक्य ने लिखी बेहतरीन किताब जो समग्रता और व्यापकता में बेहतरीन पॉलिटिकल उपलब्धि स्टेट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में वेलफेयर स्टेट की बात की गई? डीपीएससी में ये पार्ट आर्टिकल किस आर्टिकल में की गई है? इज द वेलफेयर स्टेट, ये आपको नहीं पता किस आर्टिकल में? चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्य में बार बार बात होती है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था दिखती है, कोई बताएगा कहाँ कहाँ दिखती है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था? सर इन्होंने सर जो कृषि पर जो सिंचाई कर था उसके सर टैक्स था उसकी लिमिट कम कर दी थी। इस कहाँ आपको ये जानकारी मिली, मतलब कहाँ पे ये लिखा है कि उसने टैक्स कम कर दिया? सर इन्होंने जो है दर्पण का निर्माण करवाया था और इन्होंने जो है पलासी और का जो है नदियों को जोड़ करके सुदर्शन चीर का निर्माण कराया हुआ था और इन्होंने बांध भी बनवाया था। और क्या वेलफेयर काम किए? सर दास प्रथा नगर भी यहाँ पे दास प्रथा माटी की थी, बस घरेलू कार्यों के लिए, बड़े पैमाने पर नहीं मिलता है इनका कोई भी साक्ष्य। संजीव जी, जो आपने बताया था कि इन्होंने जी सर। दूसरी बात जो दीपा जी ने बताया जो सुदर्शन चीर का इन्होंने निर्माण कराया, बाद में उसका रिनोवेशन का काम कराया वो फिलहाल और उसके बाद वेलफेयर स्टेट का ये सारे काम देखिए आपने पढ़ा होगा। भारत का प्रथम जो अभिलेख है लक्ष्य पढ़ सकते तो वो 100 गोरा माना जाता है। 100 गोरा तो 100 गोरा अभिलेख जब आप देखेंगे तो 100 गोरा अभिलेख में ऐसी बात निकल के आती है वहाँ एक बड़ा काल और अकाल में चंद्रगुप्त मौर्य ने
जब निरंकुश प्रकार की सत्ता होती थी तब वो कैसे राजा प्रजा के सुख में ही अपना सुख देखता है। प्रजा सुखेन सुखेन राजा प्रजा नाम तु सुखे तम नास्ति तृतीयमितम राजा प्रजा नाम तु सुखे। फेमाइन इन इंडिया जो पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने, वो ये कहती है अंग्रेजों के समय इतने अकाल आए, अकाल संहिताएं बनाई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन वेलफेयर का कोई भी काम हमें जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दिखता है 2000 साल पहले। जो साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि भारत में निरंकुश प्रकार की सत्ता थी, यहाँ पे लोगों का ये सब गलत है। हमारे पास भौगोलिक अभिलेख, महास्थान अभिलेख जैसे एविडेंस है, जो बताता है कि लोगों का कितना कल्याण करते। ठीक है, तो आप लोग ये भी बताएंगे कि सोगोरा कहाँ पर है? गोरखपुर सर। गोरखपुर महास्थान बांग्लादेश। तो आपने देखा राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य की। अब राजनीतिक उपलब्धियों के साथ उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां चंद्रगुप्त मौर्य की मैं कुछ पूछना चाहूंगा। मैं जिसका नाम लूं कोई मुझे बताए। राहुल भारद्वाज की क्लास में। राहुल भारद्वाज। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी? आपने थोड़ा बहुत अध्ययन कर रखा होगा पूरी संस्कृति का। कुछ बताइए आप। शिवम कुंडली। शिवम कुंडली सर, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा उनके बारे में। विवेक गर्ग। विवेक गर्ग। जी सर नहीं मालूम इसके बारे में सर। मालूम नहीं है, आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। थोड़ा अपना दिमाग पर जोर डालिए। सब पता है आपको, भी बताएंगे तो आप कहोगे तो पता ना। प्रतीक्षा गौड़। प्रतीक्षा गौड़। सर मुझे नॉलेज नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां रही वो नहीं बताया आपको? पूनम त्रिपाठी। पूनम त्रिपाठी जी। हेलो, यस सर। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या कल्चरल उपलब्धियां थी, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, वो हमें आप बताइए। सर बहुत ज्यादा मुझे पता नहीं। सिकंदर की मृत्यु के बाद जो यूनान पे उन्होंने कुछ यूनानी अधिकारियों की हत्या किए थे, उस टाइम वहां से कुछ पर्शियन लैंग्वेज, यूनानी लैंग्वेज और उनके कुछ बर्तन और कुछ मूर्तियां वगैरह भी। वेरी गुड। और एक पॉइंट बताया, और कुछ बताइए। अध्ययन कीजिए आप लोग, पेपर एकदम नजदीक। कविता सारस्वत। कविता सारस्वत। सॉरी सर, जानकारी नहीं आ रहा है। सर पक्की ईंटों के सर छल्लेदार कुएं सर और मिले थे सर इसमें। और पहली बार भारत में जो है छल्लेदार कुएं बढ़िया इसलिए बनाए। और सर पटना के पास में एक लकड़ी का बड़ा सा मकान मिला था, जी अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही बनवाया गया था। वेरी गुड। अभी हमने आपको चर्चा के दौरान ये बताया भी था कि कुम्हार गांव है, तुलसी बाग है जो पटना में, वहाँ पे बहुत अच्छा एक लकड़ी का बना हुआ महल मिला जिसकी एरियल से लेके मेगास्थनीज से लेके सबने तारीफ की है। तो आप लोग पता क्यों नहीं रहे? और सर ये भी तो था श्रवणबेलगोला में चंद्रवती मंदिर का निर्माण करवाया गया था इन्हीं के द्वारा। हाँ ठीक है। अब ये जैसे कि मंदिर उसमें सब
है कि चंद्रगुप्त द्वारा ही बनाया गया था ये। और दूसरी बात क्या है, इन्होंने जैन धर्म को भी तो प्रमोट किया है। जैन धर्म को भी हाँ माना इन्होंने है। जैन धर्म को प्रमोट किया है। हाँ तो रामबलि कथा के अनुसार ये पता चलता है। हाँ हेलो हाँ, कुछ बबीता जी, और आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट हो इस सबके अतिरिक्त तभी बोलिए। हाँ सर, मौर्य कला में सर इनकी जो साहित्य में कलाएं थी सर दो तरीके से थी। एक तो राजकीय कला में थी और दूसरा इन्होंने लोक कला में विभाजित कर रखा था। तो जो राजकीय कला थी उन्होंने इसमें नगर निर्माण, स्तूप और गुफाएं और स्तंभ इनका निर्माण कराया था। जिनमें सर ये राजकीय कला 3 भागों में डिवाइड होती थी, जैसे कि जो भारतीय यानी छोटे मार्ग के द्वारा स्थापित किए जाते थे, और जात पात जो बोले जाते थे वो मध्य मार्ग होते थे और महापथ इनमें भी डिवाइड किया था इन्होंने। और लोक कलाएं थी जिसमें जो बौद्ध ग्रंथ में भी इनका उल्लेख मिलता है, जैसे कि सांची का स्तूप वगैरह सर मौर्य कला में ही इन्होंने स्थापित किया था। और लोक कला से पत्थर की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था, जो सर एक दीदारगंज जो पटना के पास में सर वहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं। अब आपने बताया तो है, कुछ अच्छे पॉइंट बताए, लेकिन आपने अशोक के बारे में ज्यादा बताइए। जैसे आप स्तूप बता रहे हो, गुहा स्थापत्य बता रहे हो, तो स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया। गुहा माइक यूज करके जो स्तूपों का निर्माण है वो अशोक ने कराया। गुहा स्थापत्य भी आप देखो कि आज लोगों के रहने के लिए कच्छ, लोपा, सुदामा, माइक किसी का और है वो यूज करती है। तो कच्छ, लोपा, सुदामा, मिस्र झोपड़ी जैसी गुहा स्थापत्य का निर्माण अशोक ने, है ना। तो आपने कुछ अच्छे पॉइंट बताए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गलती ना हो। तो ये अशोक की उपलब्धि है। दूसरी बात, आप साहित्य के बारे में आप लोग इतना कम बता रहे हैं। आप तो ये नहीं बता रहे हैं कि चाणक्य ने सबसे बेहतरीन पुस्तक जो है अर्थशास्त्र का लेखन इसी काल में किया, बाद में ये बढ़ती गई। तो हम तो मुख्य पॉइंट बता ही नहीं रहे, दिमाग पे जोर ही नहीं डाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है रात में 9 बजे आते आते नहीं जाते हैं। 24/7 अवेलेबल रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। परीक्षा इतनी सरल भी नहीं है जितनी हल्के में आप लोग ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों की, उसकी सामाजिक उपलब्धियों में आप क्या कहेंगे? सामाजिक उपलब्धियों में जैसे जो हमने आपको शुरुआती दौर में फ्रेम बताया, उसी फ्रेम को आगे बढ़ाई। विदेशी विदेशी संपर्क बढ़ रहे हैं, उसके एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे यूनानी लोग भारतीय सभ्यता समाज को स्वीकार कर रहे हैं, भारतीय लोग भी तो यूनानियों की कला संस्कृति साहित्य संबंधी विशेषताएं उसको अंगीकृत कर रहे हैं। उसके बाद आर्य अनार्य संपर्क बढ़ रहे हैं। जाति व्यवस्था के बारे में बता दीजिए, वर्ण व्यवस्था के बारे में बता दीजिए, महिलाओं की स्थिति के बारे में बता दीजिए, दास प्रथा के बारे में बता दीजिए। किसी ने अभी दास प्रथा के बारे में बताया था तो हम हल्का सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जैसे होता क्या है कि जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज की आप उपेंद्र सिंह ने जो पुस्तक लिखी है, बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेटमेंट किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एंशिएंट इंडिया में अभी तक जो बेस्ट बुक है, वो ये कहती है कि मेगास्थनीज को इंडिका को दोहरे फिल्टर से होकर गुजरना पड़ता है। दोहरा फिल्टर, डबल फिल्टर। तो पहला फिल्टर क्या है कि मेगास्थनी एक बाहर का व्यक्ति था जो भारतीय विविधतापूर्ण समाज को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया। दूसरी बात क्या होती थी कि जितने भी इंडिया में लोग आते थे यूनानी लोग, वो वहां पे जाके अपनी कहानी सुनाने का प्रयास। तो जब भी कहानी सुनाते तो थोड़ा सा बड़ा चला देते, जैसे मार्को पोलो ने बड़ा चला करता। आप देखोगे जो अमेरिका की पुस्तक है तो क्या उसने कहा कि इस तरह से दोहरे फिल्टर से ऊपर गुजरना पड़ा। तो वही जब हम देखते हैं तो मेगास्थनी की जो इंडिका पुस्तक है वो मूल प्रति में नहीं है, मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं। जैसे हम देखते हैं कि 1905 में जो श्याम शास्त्री नामक एक विद्वान थे, उन्हें अर्थशास्त्र का ओरिजिनल टेक्स्ट मैसूर से प्राप्त हुआ। मतलब नॉर्थ इंडिया में लिखी गई वो पुस्तक कैसे देश काल परिस्थितियों के सापेक्ष दक्षिण भारत में पहुंच गई, 1905 में प्राप्त हुई। तो अर्थशास्त्र हमें मिल गई, लेकिन इंडिका हमें अभी तक। तो जो कालांतर में जो हिस्टोरियंस आए वो प्रेफरेंस देते हैं इंडिका का, तो हमें इंडिका के बारे में जानकारी वहां से मिल जाती है। तो मेगास्थनी कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं। तो बड़ा इतिहासकारों में ये मतभेद प्रश्न उठा कि हम तो प्राचीन काल से लेकर आज तक देखते हैं कि भारतीय समाज में दास प्रथा थी। चाणक्य जब लिखती है साइमल्टेनियसली, तो चाणक्य क्या करते हैं, दास कल्प करके चैप्टर पूरा देते हैं किसे, दास प्रथा को। और
क्या आशय है? इसका आशय ये है कि भारत में दासों के साथ मानवीय व्यवहार, उनके साथ दुर्व्यवहार, ठीक है। तो ये क्योंकि किसी ने अभी बोला था तो हमने कहा उसे आपको लोगों को स्पष्टता दे, ठीक है। तो बाहर के लोग जब भारतीय समाज को देखते हैं, हाँ बोल रहा था, कोई बोलिए। सर अशोक के समय पे महिलाओं की स्थिति भी खासी ठीक नहीं थी, क्योंकि सर जैसा इतिहास में लिखा है कि अशोक की 4 रानियां थी। मतलब अशोक की 4 रानी थी, इससे आप ये कहिए कि महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी। आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा और स्पष्टता बताइए राहुल। मतलब मेरा ये मानना है कि अभी तक के काल में देखो तो महिला की स्थिति ठीक है। और दूसरा देखने का ये नजरिया है, लेकिन एक बात जरूर है कि चाणक्य ने जैसे जिस तरह से कहा कि मौर्य साम्राज्य में जो विस्कन्याएं होती थी और महिलाएं अंगरक्षिकाएं होती थी, मदरसी ने अपनी लेखा में कहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक महिला का केवल शरीर यूज करना चाहते हो, उसके मस्तिष्क का यूज नहीं करना चाहते। जैसे वैदिक काल में जो आप महिलाएं देखोगे, लोपामुद्रा, पाला, घोषा, गार्गी, आपको क्या दिखेगी? इंटेलेक्चुअल महिलाएं दिखेगी जो अध्ययन अध्यापन का काम करती है। यहाँ पर आपको तो आप महिलाओं को एक भौतिकवादी वस्तु के रूप में यूज करते हो, ना कि उसके ब्रेन को यूज करते हो, उसको ह्यूमन के रूप में। तो ये वाली जो बात है हमें यहाँ पर दिखाई। इसी के साथ हम पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं महिलाओं की स्थिति, तो भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। जो आप ग्रीक, रोम, यूनान, मिस्र के समाज देखते हो तो वहाँ महिला जो दासी होती थी उनके साथ व्यवहार किया जाता है। अगर वो दासी के रूप में पैदा हुई तो दासी के रूप में बढ़ेगी, उनके शरीर पर लोहे से चिन्ह लगा। इसका मतलब क्या है? भारत में महिलाओं की स्थिति कम बेहतर, ऐसा राष्ट्रवादी इतिहास का, मार्क्सवादी इतिहास कहते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहास सही। अब आपको कैसे समझना है, कैसे उत्तर करना है, वो अपने आपको, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जब हमें पूरी उपलब्धियां का हमने बोध कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य का अब हमें प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था पढ़नी है। उसके बाद हमें अशोक का धर्म, अशोक के पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ा दें आपको? अशोक के धर्म पढ़ा दें, मौर्य साम्राज्य की संस्कृति पढ़ा दें, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन पढ़ा दें। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ा दें आप लोग बताइए? मौर्य साम्राज्य की संस्कृति पढ़ना चाहेंगे, अशोक का धर्म पढ़ना चाहेंगे, या मौर्य साम्राज्य का प्रशासन? सर धर्म के बारे में बता दीजिए। धर्म के बारे में तो जब हम पढ़ते हैं धर्म के बारे में, तो सबसे पहले हम पूरे मौर्य साम्राज्य की धार्मिक नीति पे चर्चा करें। ये क्या है कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व विश्वास रखते थे। भारत में सभी धर्मों को वरीयता दी गई। यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि भारतीय समाज के सहिष्णुता को मानते, तो ये बिल्कुल सहिष्णुता को मानते थे। और हम लोग इतना सहिष्णुता को मानते थे कि हम लोग वही संकेत और प्रतीकों का यूज करते थे जो सभी। अशोक ने कमल को, अशोक ने उसे लिया, कमल को लिया। कमल क्या है? बौद्ध धर्म में और जन्म का प्रतीक है महावीर स्वामी का। तो यहाँ पर वो हिंदू धर्म में भी धार्मिक मान्यता के रूप में स्थापित है। सिंह लिया तो सिंह पे कौन सवार होती है? देवी जी, तो एक शाक्त धर्म का भी प्रतीक है। और जैन धर्म में कुछ उनके दिगंबरों का जन्म होता है तो उसे शेर से जोड़ा जाता है। बुद्ध को भी शाक्त कहते हैं, गौतम बुद्ध को शाक्त। तो अशोक ने इस तरह के संकेत और प्रतीक लेके चला है वो कि जिससे पूरा हिंदुस्तान के जितने भी धर्म है, संप्रदाय है, मजहब है, सब किसी भी एक विशेष धर्म को मानता। इसलिए हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह अशोक, उसमें सभी धर्मों के आपको संकेत और प्रतीक दिखाई। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जैसे कि अशोक ने चक्र को अपनाया। तो अशोक ने जब चक्र को अपनाया तो आप देखोगे ये ब्रह्म चक्र, और यही बौद्ध धर्म है द्वादशांग चक्र। और जब ये जैन धर्म का आप चिन्ह देखोगे तो उस चिन्ह
मामले में भी हो सकता है। तो अशोक मतलब जो कहती है ना कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक किताब लिखी है नेशन एक की, मतलब उस समय राष्ट्र तो नहीं था, लेकिन अगर उसकी धुंधली छाया देखी जाए तो एक राष्ट्र का निर्माण कर एक जो हम लोगों की है विविधता में एकता वाली संस्कृति जो गंगा जमुनी तहजीब है, कितनी व्रत अपने धर्म के आप समझे। अशोक का जो धर्म है, धर्म पाली भाषा का शब्द है, ये धर्म की जो है उसे अब जब अशोक खुद ही कहता है कि ये क्या है धर्म, अशोक कहता है अपने टेक्स्ट में किम चुन, पाली भाषा का ये बात बोला है मैंने, किम चुन धर्म क्या है। अशोक खुद ही इसका दूसरे 13वें शिलालेख में उत्तर देता है, अपासूरे बहु बयानी दयादान जैसे मतलब पाप मत करो, पुण्य के काम करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, पशु पक्षियों से प्रेम करो, जीव हत्या ना करो। तो ये भी आपने समझ धर्म की नीति के तहत अशोक ने कई सारे काम, जैसे कि उसने प्रशासन क्षेत्र में बदलाव किया, उसने रज्जुकों की नीति नियुक्ति की, हम महामात्मों के अशोक करता है, अशोक अभिलेखों के माध्यम से संवाद स्थापित करता है, अशोक जन कल्याण के काम, वेलफेयर के काम करता है, वृक्ष लगवाना, जैसे कि जो गुजरात के क्षेत्र में एक नहर का रिनोवेशन कराना, डैम का नहर का, इस तरह से वेलफेयर के काम है। अब इसके कई सारे कारण थे। यूपीएससी ने एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ये अशोक का जो धर्म है ये किस हद तक ब्राह्मण, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण धर्म से प्रभावित है, कुछ लोग कहते हैं बौद्ध धर्म से प्रभावित है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक ने एक नया धर्म है। तो ये क्या है, इसका उत्तर भी अशोक सबसे बेहतर। ब्राह्मण धर्म में जितनी भी मान्यताएं थी, जैसे कि ब्राह्मणों का सम्मान करना, ये सारी चीजें अच्छी बातें अशोक ने की। लेकिन जो गलत प्रथाएं थी, जैसे कि कुछ बलि की बात और कुछ पद सोपान था, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, महिलाओं की खराब बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं थी। अशोक चूंकि बौद्ध धर्म में आस्था रखता था, कुछ लोग जोड़ते हैं कि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित, जबकि बौद्ध धर्म की अच्छी बातों को सारी बातों को अशोक खुद ही एक अभिलेख में कहता है कि पुराण पद्धति का विश्वास, पुराण पद्धति का मतलब जो भारतीय धर्म में पुरानी बातें हैं उन पर विश्वास रखता है। सचिन जी कुछ पूछना चाहते हैं? सचिन जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? तो माइक म्यूट कर दीजिए। अब अशोक खुद कहता है कि मैं पुराण पद्धति में विश्वास रखता हूँ। पुराण पद्धति का मतलब क्या है कि जो भारतीय धर्म की मूल बातें हैं उन मूल बातों पर अशोक विश्वास करता है, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है। बातें क्या है, सभी धर्म मिलजुल कर शांतिपूर्ण रहे, प्रेम को बढ़ावा दें। अब अशोक धर्म क्यों है? तो भाई कुछ लोग कहते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म को आगे बढ़ावा देना चाहता था, पहला विचार ये है। दूसरा विचार ये है कि अशोक अपने आप में एक धार्मिक स्वावलंबी बनना चाहता था। तीसरा विचार ये भी है कि जो अशोक था एक बड़ा अच्छा विचार है। आप लोग को सोचिए कि प्राचीन काल में सम्राट अशोक का इतना बड़ा एम्पायर कि जो अफगानिस्तान से लेकर और कामरूप से लेकर सौराष्ट्र तक चलना है, उसे आप रोककर कैसे रखें? इतने बड़े देश को आपको चलाना है तो आप कैसे चलाएंगे? आप लोग इसका उत्तर चलो मैं आप लोगों में से कुछ लोगों से पूछता हूँ इसके उत्तर आप लोग कविता सारस्वत जी, भैया कविता सारस्वत भैया आप लोग क्लास ऑन करके चले जाते हैं। भैया बुलाया ना तुम्हें, लोग कह रहे तो क्लास ऑन करके चले जाते हैं। हेलो, हाँ जी सर। क्या प्रश्न पूछा था हमने? सॉरी सर, मैं ठीक से सुन नहीं पाई, एक बार रिपीट कर दीजिए। पूनम पाठक जी, जी सर। क्या प्रश्न बताइए। सर मैंने तो कविता
फर्स्ट जी को, फिर उसका उत्तर। सर आपने पूछा था कि अशोक का जो साम्राज्य था वो काफी विस्तार हो चुका था, उस विस्तृत फॉर्म में था, तो उसको संचालित करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाएं? अगर हाँ, अब हमारा एक आपने बिल्कुल सही, आप ध्यान से क्लास कर रहे हैं और आपने बड़ा अच्छा सुना और बिल्कुल हूबहू बताया। अब आप हमें ये बताइए कि आप इतने बड़े साम्राज्य की आप ही रानी, ठीक है, अब आप उस व्यवस्था को कैसे चला सकते हैं? सर साम्राज्य को चलाने के लिए उसके प्रशासन, उसके राजनीतिक क्षेत्र और उसकी संस्कृति को सबको फॉलो करके चलाना पड़ता है ना, कि हमें सब कुछ मतलब जैसे वहाँ की प्रजा होती है उसकी जो दशा होती है उसके अनुरूप हमें अपने विवेक को इस्तेमाल करके उसको चलाना पड़ता है। कैसे? तो थोड़ा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव तरीके से। जैसे सर जो संस्कृति चल रही है वो सांस्कृतिक तौर पर आते हैं, संस्कृति जहाँ हमारी प्रजा जो संस्कृति चाहती है हम उसी के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं और उन्हीं की मनोदशा के हिसाब से, उनकी संस्कृति के हिसाब से ही अपने धर्म को अग्रसरित करते हैं। और प्रशासन अगर राजनीति में, जी सर बताइए। अब हमारा आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी शासन जी अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी शासन करा और ना तो उनका धर्म का नहीं था, ना उनका ठीक है, तो चला लेते हैं। सर उन्होंने सर अपनी मतलब रणनीति चलाई थी ना सर, उन्होंने जाके अनुरूप कहाँ काम किया था, वो तो दंडात्मक क्रिया से कार्य कर रहे थे एक तरह से। ठीक है, लेकिन चला के तो ले गए वो। हाँ सर, वो उन्होंने कठोरता के साथ में सर, हाँ जी सर, वो तो उन्होंने चलाई दमन के साथ। ठीक, दमन के साथ। तो ठीक है, इनका आंसर काफी हद तक ठीक है। तो अब अपना माइक म्यूट कर दीजिए। देखो, आप किसी की ये जो है रोमला थापर का विचार है, रोमला थापर जी ने बहुत अच्छा काम किया है। रोमला थापर जी ये कहती है कि आज आप प्रशासन को चलाते हो तो संविधान के माध्यम से चलाते हो, एक देश एक विधान एक संविधान। आपके पास ऑल इंडिया सर्विस IAS IPS IFS है, आपके पास कई सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे देश में काम करता है, तो ऐसे आपका देश चल जाता है। कई देशों का फॉर्मेशन भाषा के माध्यम से हुआ, जैसे इंग्लैंड इंग्लिश भाषा, फ्रांस फ्रांसीसी भाषा, ठीक है। कई राष्ट्र धर्म के आधार पर चल रहे हैं, जैसे इजराइल का जो धर्म है, ठीक है, और ईरान का जो धर्म है, वो धार्मिक आधार पर एक सूत्र में बने। अब भारत में प्राचीन काल में अगर आप जाओगे तो ना तो वहाँ संविधान था, ना संविधानवाद था, ना ऐसी ब्यूरोक्रेसी थी और ना डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी में भी लोग मान जाते हैं कि भाई हमने अपने जो प्रतिनिधि है उसे वोट के माध्यम से हमें उसकी बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि प्रदर्शन न्याय नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं, लेकिन अशोक ने दिमाग लगाया और अशोक ने कहा क्यों ना हम एक ऐसा काम करते हैं, एक ऐसा धर्म चला देते हैं कि जिस धर्म में सभी की मान्यताएं आ। तो ऊपर से अशोक ने जो है कठोर दंडात्मक नीति अपनाई की, ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी, ब्यूरोक्रेसी जुडिशियरी सबको तैयार कर दिया और नीचे से सॉफ्ट पावर धर्म कि आपकी जो धर्म है, संस्कृति है, सामाजिक मान्यता है, परंपराएं हैं, उसे भी बढ़ावा देंगे, उन्हें भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा? मौर्य साम्राज्य रहता है। आप समझते हैं कितना क्लेवर और कितना बढ़िया धर्म की। अब आपने देखा धर्म की नीति क्या है, धर्म की नीति किससे प्रभावित है, क्यों लाई गई। अब धर्म की नीति के क्या परिणाम हुए, तो धर्म की नीति के परिणाम आप बता ही देंगे कि इससे क्या है, मौर्य साम्राज्य शाश्वत हो गया। भारत में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं हुए, युद्ध नहीं हुए और धर्म की जो संस्कृति थी पूरे विश्व में फैल गई। अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद तलवार को ध्यान में रखता है तो KP जायसवाल जी कहते हैं 2 विश्व युद्ध में जब लाखों लोग मर गए तब दुनिया को पता चला अशोक कितना महान था। धर्म की नीति के तहत उसने तलवार ध्यान में रखी और कहता है कि मैं अब मेरी घोषणा पूरी दुनिया में शांति स्थापित की के माध्यम से अशोक महान बन जाता है और पूरी दुनिया को सीख देता है। अशोक अपनी विजय प्राप्त जो करता है, अशोक अपनी विजय तलवार के माध्यम से भी कर सकता था, लेकिन ठीक है। तो ये सब अशोक की नीति के कारण क्या परिणाम हुए, कुछ नकारात्मक परिणाम भी है, जैसे कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि
अशोक ने बहुत ज्यादा जो है पैसे धर्म की नीति पे खर्च कर दिए, जिससे मौर्य साम्राज्य का विघटन। अशोक ने बहुत धर्म की शांति की नीति अपना ली, जिससे विदेशी हमले हुए और साम्राज्य का। तो ये अशोक। अब जो है आप लोगों की क्लास नेक्स्ट वीक में होगी, तो जो मौर्य साम्राज्य की राजनीति है, प्रशासन है, अर्थव्यवस्था है, मौर्य साम्राज्य का पतन है, हम इसको चर्चा करेंगे। बोलिए, किसी को कुछ बोलना है? हेलो हाँ बोलिए। सर, एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि जो हमारा अशोक का जो धर्म था सर, उसकी पुष्टि हम अकबर के देने लाई से कर सकते हैं? ठीक है, आप लोग ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सोचा करिए पढ़ने के बाद, थोड़ा मोबाइल सोशल मीडिया साइड में रखिए, सोचा करिए। तो बिल्कुल, अब जैसे कि अशोक की जो धर्म की नीति है और अकबर की दीन लाई की नीति है, तो इस पे आप लोग प्रश्न लिख के लाइए, ठीक है? कि प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए कि अशोक की धर्म की नीति और अकबर की दीन लाई नीति की तुलनात्मक आख्या प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आप लोग लिख के लाइए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर प्लीज एक क्वेश्चन और, तो मतलब सर हम अकबर के जो धर्म का जो इसी को मान सकते हैं कि जो अशोक का जो धर्म था, इसी के आगे को चलाकर अकबर ने दीन लाई धर्म चलाया था। जिस तरीके से अशोक ने धर्म के अनुसार ही अपने राज्य का विस्तार किया था, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अकबर ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो शांतिपूर्ण सहस्तित्व की बात सभी धर्मों में की गई है, उसी को साकार रूप दिया अशोक ने अपनी धर्म की नीति, और उसे इसने अपना लिया। बिल्कुल आप कह सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, फिर अगली क्लास जब होगी तब आप मौर्य साम्राज्य हम लोग जी थैंक यू सर, गुड नाइट।